हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके भंडार में। हम लेके आए हैं फिर से दैनिक पाठ योजना नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको दैनिक पाठ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले दैनिक पाठ योजना ऊपर लिखनी है। उसके बाद में जो हम शाम पर सामान्य पूर्ति करते हैं वो लिखनी होती हैं। जैसे दिनांक लिखनी होती हैं, विषय लिखनी होती है, प्रकरण लिखनी होती है। प्रकरण लिखकर अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। उसके बाद में कक्षा लिखनी होती है, कालांश लिखना होता है। उसके बाद में समयावधि लिखनी होती है, कितने टाइम तक आप पढ़ाने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में 2 खंड में विभाजित करते हैं आगे के पार्ट को। एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो हम पाठ को पढ़ाते वक्त बच्चों में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उनको विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चों के जो हम पाठ पढ़ाएंगे उसके बाद बच्चों के ज्ञान में क्या परिवर्तन होगा, वह होगा ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद में अवबोध, बच्चे उस पाठ को क्या पढ़कर क्या सीखेंगे, वो होगा अवबोध विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद में ज्ञानोपयोग, बच्चे उस पाठ को पढ़ने के बाद में उस ज्ञान का कहाँ उपयोग कर पाएंगे, वो होगा ज्ञानोपयोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कौशल, बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद में कौन सा कौशल विकसित होगा उनमें, तो वो होगा कौशल। ठीक है, उसके बाद में अभिरुचि, अभिरुचि मतलब बच्चे पाठ को पढ़ने के बाद में किस चीज़ के प्रति अपनी रुचि विकसित करेंगे, वह होगा अभिरुचि। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद में अभिवृत्ति, बच्चे मतलब अपना दृष्टिकोण है वो कैसे व्यक्त कर सकेंगे और अपना दृष्टिकोण किस तरफ ले जा सकेंगे, या फिर मतलब किसी चीज़ के प्रति मतलब अपनी सहमति असहमति उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, वह होएगा अभिवृत्ति के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो पाठ को पढ़ाते वक्त हमें क्या क्या सहायक सामग्री चाहिए, तो वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक चार्ट आदि अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या उपकरण चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, विधि, जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कौन कौन सी विधि यूज़ करते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर व्याख्या विधि, या प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि आदि में से कौन सी विधि आप उस पाठ को पढ़ाते वक्त यूज़ करने वाले हो, वो विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अधिकतर तो हम जो विधि यूज़ में लेते हैं वह होती हैं व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को एकदम से नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। मतलब बच्चों को इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी पहले से है या नहीं, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे छात्र विदेशी व्यापार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसका मतलब विदेशी व्यापार जो होता है उसके बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी है। ठीक है, मतलब व्यापार किसे कहते हैं इसके बारे में बच्चे जानते हैं। उसके बाद में हम उनको आगे आगे विदेशी व्यापार के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आता है हमारा प्रस्तावना। क्या आता है, प्रस्तावना। इसमें हम कोई एक कथन बोलते हैं और कथन के माध्यम से क्या करते हैं कि बच्चों से प्रश्न करते हैं। ठीक है, जब भी हम 3-4 प्रश्न करते हैं उसके बाद में प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टिंग होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पहला प्रश्न शुरू होता है उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न शुरू होगा वह पहले प्रश्न के उत्तर से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अंतिम जो प्रश्न होगा वह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाना चाहिए, जिसके बाद में अपना पाठ जो है उसका प्रकरण निकल कर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, पहला प्रश्न है हमारा किताब, पेंसिल, पेन ये सब क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे वस्तुएं। फिर हमने वस्तुओं से प्रश्न किया कि वस्तुएं हम कहाँ से खरीदते हैं, बच्चे जवाब देंगे दुकानदार से। फिर हमने दुकानदार से प्रश्न किया कि दुकानदार सामान को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे कहते हो गया करते हैं। ठीक है, करते हैं, तो दुकानदार सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वापिस हम प्रश्न पूछते हैं कि सामान को बेचना या खरीदना क्या कहलाता है, तो बच्चे जवाब देंगे व्यापार। ठीक है, इसके बारे में उनको सामान्य जानकारी थी। उसके बाद में हम उनसे पूछेंगे विदेशी व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, इसीलिए यह प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया और इसी से हमारा प्रकरण निकल कर आ गया। ठीक है, बच्चों को सामान्य विदेशी व्यापार के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में हम उद्देश्य कथन अपना होगा जो वो बोलेंगे उसके बाद में। ठीक है, 5वें प्रश्न के बाद में कि ठीक है बच्चों, आज हम विदेशी व्यापार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस कथन को बोलने के साथ साथ इसको प्रकरण लगाकर वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। ठीक है, और अंडरलाइन करना होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले प्रकरण हमेशा कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम
प्रस्तुतिकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया शिक्षण बिंदु, दूसरा हो गया छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो गया छात्र क्रिया, उसके बाद में इधर शामपट कार्य लिखना भूल गया मैं, इधर शामपट कार्य आ जाता है। ठीक है दोस्तों, शामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद में छात्र अध्यापक जो भी क्रिया करता है, प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण करता है, या फिर बोध प्रश्न करता है, विकास पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न करता है, या फिर जो भी वो क्रिया करता है, ठीक है, उसको छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिखा जाता है। और जिस बिंदु पर वो क्रिया कर रहा है उसको शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखा जाता है। और जो छात्र क्रिया करते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई उसको छात्र कॉपी में लिखते हैं, या छात्र सुनते हैं, वो सब क्रिया जो हो गई, या छात्र जो प्रश्न हैं उनका जवाब देते हैं, तो वो सब छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन ब्लैक बोर्ड पर लिख कर उसको अंडरलाइन करते हैं, वो चीज़ें शामपट पर लिखनी होती हैं। जैसे कि परिभाषा हो गई, किसी अर्थशास्त्री का नाम हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हम शामपट पर लिखकर बच्चों को बताते हैं कि इन अर्थशास्त्री ने ये परिभाषा दी है। ठीक है दोस्तों, ये शामपट कार्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने 2 विकासात्मक प्रश्न किए कि व्यापार किसे कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना व बेचना व्यापार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, वो मौन हो गए। उसके बाद में हम जो शिक्षण बिंदु है उसको डालते हुए उसको अंडरलाइन कर कर उसका स्पष्टीकरण करेंगे। पहले हम डालेंगे ब्लैक बोर्ड पर कि विदेशी व्यापार का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेगा, उस समय छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखवाने वाले हैं उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने स्पष्टीकरण किया कि 2 देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय एवं आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। व्यापार को 2 आधार पर होता है व्यापार। ठीक है, आयात और निर्यात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद में किस अर्थशास्त्री ने कौन सी परिभाषा दी है, जैसे देखो परिभाषा फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार, ये अर्थशास्त्री हैं फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, इनके अनुसार क्या परिभाषा है कि आंतरिक व्यापार हमारे देश के बीच होता है तथा विदेशी व्यापार हमारे देश व अन्य देशों के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा हो गई। इनका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हमें बताना होता है छात्रों को कि इन अर्थशास्त्री ने ये परिभाषा दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बच्चों से बहुत प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब बताओ कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो बच्चे जवाब देंगे 2 देशों के मध्य। उसके बाद में हम अगला प्रश्न पूछते हैं विदेशी व्यापार करने के कितने आधार होते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 2 आधार। ठीक है, ये अभी हमने जो स्पष्टीकरण किया उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, 3-4 प्रश्न पूछते हैं बहुत प्रश्न में। ठीक है, अब आगे वापस दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हमें वापस 2 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 2 विकासात्मक प्रश्न होने के बाद में हम जो शिक्षण बिंदु है उसको डालते हैं। उसके बाद में फिर स्पष्टीकरण करते हैं। उसके बाद में फिर विकासात्मक प्रश्न बहुत प्रश्न पूछते हैं, 2 या 3-4। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमें तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए फिर 2 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो शिक्षण बिंदु होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद में स्पष्टीकरण करते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बहुत प्रश्न करते हैं उसके बाद में। ठीक है, बहुत प्रश्न हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, तो उनको मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। कौन से प्रश्न, लास्ट पार्ट जैसे ही पूरा हो गया उसके बाद में हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न जैसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, अबसद वाले, या रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए, या सही और गलत वाले प्रश्न हो गए, सत्य असत्य वाले प्रश्न हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम, या अतिलघुत्मक प्रश्न भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो एक लाइन में जवाब आ जाए इनका। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं हम पाठ के अंतिम में, पूरे पाठ में से कहीं से भी उठाकर पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, 3-4 प्रश्न पूछते हैं हम। उसके बाद में बच्चों को घर से करके लाने के लिए हम गृह कार्य देते हैं। ठीक है, वह पर एक प्रश्न देते हैं हम, तो एक प्रश्न ऐसा हो जिससे कि क्या हुआ, हमने जो भी पूरा पाठ पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ जाए, ऐसा प्रश्न देना है उनको। ठीक है, जैसे हमने दिया है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे विदेशी व्यापार के बारे में जो भी परिभाषा है वो सारी इसमें आ गई। उसके बाद में यह किन आधारों पर होता है इनका वर्णन करना है। ठीक है, तो बच्चे इनका वर्णन भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उनको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखते हो और वीडियो को देखते हो लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी इस पाठ योजना के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।